नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 30 मई 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 ज़बरदस्त इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइक्लोन रेमल आया वेस्ट बंगाल में, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि साइक्लोन जो आया रेमल वेस्ट बंगाल में, उसकी वजह से ना भारी बारिश हुई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और वहाँ पे काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स आ गए। तो ये इशू हम समझेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वाटर रेगुलेशन से संबंधित। पानी के क्राइसिस देश में बढ़ रहे हैं। पानी को मैनेज करने के लिए अलग से एक इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, देश में साइंस इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है बट ग्रीन ओपन एक्सेस की आवश्यकता है। ये क्या है जानेंगे डिटेल से। ये द हिंदू का आर्टिकल है। बाकी 2 आर्टिकल से अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हैं, जैसे एक बिजनेस लाइन का है, एक इंडियन एक्सप्रेस का है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लैंडस्लाइड्स से खतरे के बारे में है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो संडे को ना वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आया, साइक्लोन रेमल। इस साइक्लोन की वजह से ना 6 लोगों की जान चली गई और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में 27,000 घर ऐसे थे जिनको नुकसान पहुंचा। राइटर कहते हैं फिर भी देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, जिससे पहले ही पता लग गया था कि साइक्लोन आने वाला है। इससे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया और जान माल का नुकसान कम से कम हुआ। आप बोलोगे सर 6 लोग तो मारे गए, इतने घर डैमेज हो गए। देखो अब थोड़ा बहुत एक्सीडेंट तो होगा ना, और कच्चे घर तो हैं, उनको पक्का थोड़े ना कर दिया जाएगा। 3-4 दिन पहले पता लगा, मान लो 1 दिन पहले पता लग गया साइक्लोन आने वाला है, अब 1 दिन के अंदर ये जो कच्चे घर थे उनको पक्का थोड़े ना कर सकते हैं। चलो देखो ये तो एक एस्पेक्ट है, बट अब आप दूसरा एस्पेक्ट देखिए। साइक्लोन रेमल की वजह से वेस्ट बंगाल में इतना जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल से दूर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में नुकसान हुआ। कैसे? देखो साइक्लोन रेमल की वजह से ना नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में भारी बारिश आई और भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स आए कई सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जैसे मेघालय में, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में। और इन लैंडस्लाइड्स की वजह से 30 लोगों की जान चली गई। मिजोरम के शहर आइजोल में एक स्टोन क्वेरी था जहां से पत्थर को निकाला जाता है, वहां पे अकेले 14 लोगों की जान चली गई और अभी तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। मतलब देखो एक चीज आपको बताऊं, साइक्लोन रेमल आने वाला था वेस्ट बंगाल में और इससे बारिश होगी नॉर्थ ईस्ट में। यह भी अंदाजा था, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी थी कि नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में साइक्लोन की वजह से बारिश आ सकती है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा सका, क्योंकि राइटर कहते हैं देखो साइक्लोन का तो पता लग जाता है और साइक्लोन से होने वाली बारिश का भी पता लग जाता है और अर्ली वार्निंग सरकार के द्वारा जारी कर दी जाती है। बट लैंडस्लाइड्स आएगा या नहीं आएगा बारिश की वजह से, इस मामले में अभी भी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना उतने इफेक्टिव नहीं हैं। तो ये जो एपिसोड है ना हमें बताता है कि हमें ना मल्टी हैजार्ड डिजास्टर्स से तैयार रहने की आवश्यकता है, कि देश के एक रीजन में डिजास्टर आया, उसका इंपैक्ट फिर दूसरे रीजन में देखने को मिला। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, भूकंप आया किसी एक राज्य में, लेकिन भूकंप के बाद पड़ोसी राज्य में जो माउंटेन वाला स्टेट था वहां पे लैंडस्लाइड आ गई बहुत ज्यादा। तो ये क्या हुआ? ये मल्टी हजार्ड डिजास्टर है। एक डिजास्टर के बाद दूसरी डिजास्टर, फिर उसके बाद तीसरी डिजास्टर। तो ऐसा जो साइमल्टेनियस डिजास्टर्स आते हैं ना, इसको बोलते हैं मल्टी हजार्ड डिजास्टर। यहां पे देख लो, यही एग्जांपल देख लो। साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बारिश हुई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वो माउंटेन वाले स्टेट्स थे इसलिए लैंडस्लाइड्स आया वहां पे। कई बार क्या होता है, आप एक और एग्जांपल देखिए, बारिश आ गई एकदम से, बारिश ज्यादा आने की वजह से ना ग्लेशियल लेक जो है, जैसे उत्तराखंड में हुआ था, फट गई, बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड आ गई एकदम से, और फ्लैश फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड आ गया। ये क्या है? ये मल्टी हजार डिजास्टर है। एक डिजास्टर की वजह से दूसरा डिजास्टर, दूसरी की वजह से तीसरा डिजास्टर। तो इनसे निपटने के लिए इंडिया को तैयारी करने की आवश्यकता है। राइटर इसके बाद लैंडस्लाइड्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। लैंडस्लाइड्स के बारे में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, वो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूं।
आप सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, लैंडस्लाइड का बेसिक मतलब तो आपको पता है। जब देखो पहाड़ से एकदम से रॉक्स, चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर या फिर सोयल एकदम से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है लैंडस्लाइड्स। लेकिन बिल्कुल बारीकी से हम इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए ये पहाड़ है, यहां पे ये पहाड़ है। अब पहाड़ में ना आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सोयल होती हैं, चट्टाने होती हैं। पहाड़ बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। अब नीचे की साइड लग रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है नीचे की साइड, लेकिन एक तो फोर्स है जो पहाड़ को स्टेबल रखे हुए है, जिसकी वजह से वो सारे पत्थर वगैरह नीचे नहीं आ रहे हैं। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है फ्रिक्शन की। नीचे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन पहाड़ में जो पत्थर है ना, सोयल है, उनको एक फोर्स स्टेबल रखी हुई है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहे हैं। वो फोर्स है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन उनको नीचे नहीं आने देता। लेकिन देखो, पहाड़ में पत्थरों के बीच में, सोयल और पत्थरों के बीच में अगर फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाए ना ग्रेविटी से, तो फिर वो नीचे आ जाएंगे। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए पहाड़ एकदम से स्टीप है, स्टीप है तो ग्रेविटी ज्यादा होती है। ऐसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स ज्यादा होते हैं जहां पे बिल्कुल स्टीप पहाड़ होते हैं। लेकिन मान लीजिए एंगल स्टीप नहीं है, ग्रेजुअल है, ऐसा पहाड़ है जिसमें एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है। ऐसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स कम होते हैं, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, रिलेटिवली कम होती है। समझ गए? तो ये हमने एंगल की सहायता से जाना। अब देखो, पहाड़ में जिन जिन चीजों से पहाड़ बना है, मान लीजिए सोइल है, पत्थर है, उनका कंपोजिशन क्या है आपस में। अगर देखो सोइल लूज है, तो लूज सोइल है, जाहिर तौर पे ज्यादा संभावना है नीचे आने की, लैंडस्लाइड्स होने की। अगर देखो मान लीजिए बहुत ज्यादा वेदर्ड रॉक्स हैं, वेदर्ड रॉक्स मतलब मौसम के थपेड़े बहुत ज्यादा लगे हैं, मौसम की वजह से चट्टानों का आपस में, पहाड़ में जो कंपोजिशन है रॉक्स का आपस में, पत्थरों का, वो कमजोर हो चुका है। तो ऐसे जो रॉक्स होती हैं जिन पे मौसम की मार बहुत ज्यादा पड़ी है, उनकी भी संभावना है ज्यादा जल्दी नीचे आने की, मतलब फ्रिक्शन उनमें लूज हो जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन सिंपल ये है कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड्स ज्यादा क्यों होते हैं? आप एक दो रीजन तो मुझे पता है ढूंढ लोगे कि बारिश आई, ऊपर से पानी आया और नीचे पत्थरों को नीचे बहा के ले गया। चलो, ये तो सिंपल सा रीजन है। थोड़ा देखो और ज्यादा आप साइंटिफिक डिटेल्स में जाइए। जैसा मैंने आपको बताया कि पहाड़ स्टेबल रहता है क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स होती है। जैसे सोइल है, सोइल के पार्टिकल ना इस प्रकार से आपस में ना इंटरलॉक्ड हैं। हाथ देखिए, इंटरलॉक्ड हैं, फ्रिक्शन है आपस में, तो इसकी वजह से ना वो नीचे नहीं आ रहे। लेकिन देखो, जैसे ही बारिश आती है ना, तो बारिश का पानी ना सोइल के पार्टिकल्स में ना धीरे धीरे, जैसे ये स्पेस था, ये स्पेस है ना ऐसे, अब इस खाली स्पेस में ना बारिश का जो पानी है ना फिल होना स्टार्ट हो जाता है। अब जितनी जगह थी बारिश का पानी सोइल पार्टिकल्स के बीच में फिल हो गया। अब एक्स्ट्रा पानी आया, एक्सेस में पानी आया, तो एक्सेस में जो पानी आएगा ना, वो ऊपर जमा होता जाएगा। वो क्या करेगा? वो सोइल पार्टिकल्स को फोर्स करेगा तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। इवन और भी काफी सारे इसके पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बताता हूं। सोइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स है, पानी की वजह से ना फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप देखते होंगे जैसे वाटर पार्क होता है, गीला पानी होता है, मतलब जहां पे एकदम से स्लाइड करते हैं ना, वो स्पेस स्लिपी सा होता है, तिसलने वाला होता है, तो आप एकदम से नीचे जाते हो। मान लीजिए वो सेम चीज अगर वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आप एकदम से स्लाइड नहीं करोगे। समझ गए? तो सोइल पार्टिकल्स में फ्रिक्शन कम हो जाता है वाटर की वजह से। तो ये रीजंस हैं कि जैसे ही बारिश आती है ना एकदम से ज्यादा, सोइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। और भी रीजंस हैं रीजंस जैसे कि देखो, सोइल पार्टिकल्स के बीच में जितना पानी फिल हो सकता था हो गया, बाकी एक्सेस में जो वाटर है वो ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। अब देखो, चट्टान जो है, पहाड़ जो है, उसके बीच में सोइल पार्टिकल्स भारी होते गए क्योंकि एक्सेस वाटर है ऊपर। अब नीचे का जो एरिया है ना पहाड़ का, वो इतने भारी पत्थरों को और सोइल पार्टिकल्स जो अब पहले से भारी हो गए हैं उनको संभाल नहीं सकता। इसलिए पहाड़ का नीचे का जो पोर्शन है ना वो वीक हो जाता है, वो नीचे खिसक जाता है और पूरे का पूरा जो पहाड़ है कई बार नीचे आ जाता है। समझ गए? ये भी एक रीजन है। अब देखो, बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं लैंडस्लाइड्स के, जैसे कि देखो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से।
फॉर एग्जाम्पल देखो, जगह जगह कंस्ट्रक्शन होती है तो पहाड़ के स्लोप को काटा जाता है, घर बनाया जाता है या फिर रोड बनाया जाता है। इन एक्टिविटीज की वजह से ना तो पहाड़ की जो स्टेबिलिटी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो लूज हो जाती है और ज्यादा संभावना रहती है कि जिन जिन रॉक्स और पत्थरों की हमने बात की वो नीचे आएंगे। इसके अलावा देखो, डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पहाड़ों पे अगर पेड़ है ना, पेड़ के जो रूट्स है ना वो इन सब चीजों को ना स्टेबल रखती हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, मिट्टी है, इन सब चीजों को स्टेबल रखती हैं जो पेड़ों की रूट्स होती हैं। लेकिन आपने पेड़ ही काट दिए तो मतलब जो पहले स्टेबिलिटी थी वो अब पहले से कमजोर हो गई और संभावना बढ़ जाती है, जो हमने बात की कि रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, वो सब नीचे आएंगे। अब ये लैंडस्लाइड्स भी काफी तरह का होता है। एक होता है मड लैंडस्लाइड्स, जिसमें देखो मिट्टी, पत्थरों के साथ साथ पानी भी आता है। ये भयंकर होता है। ये मड लैंडस्लाइड है जो आपने यहां पे देखा। ये देखो, मनाली की जो पूरी सड़कें हैं अलग अलग एरियाज की, वहां पे ये मड स्लाइड देखने को मिला। और सिंपल डेब्रीज का मतलब ये होता है जब मिक्सचर आता है, सोयल, पत्थरों का और चट्टानों का जो मिक्सचर एकदम से नीचे आता है ना, इसे डेब्रीज कहा जाता है। इसके बाद स्टेप्स की बात करें, कैसे लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है। जैसे देखो, अब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, अब वहाँ पे भी देखो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब डेवलपमेंट तो वो भी चाहते हैं कि आए और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर ना बर्डन बढ़ता जा रहा है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है माउंटेन्स की उतनी। तो आप ना डेवलपमेंट तो लाओ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी देखो कि जितना घर वगैरह बन रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, क्या पहाड़ वो सस्टेन कर पाएगा, कैरिंग कैपेसिटी उसकी है या नहीं है। ये सब चीज़ें जरूर देखी जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से पहले। इसके अलावा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भी काफ़ी जगह डेवलप हुए हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पे भी काम चल रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे देखो, अब डेटा हो ना, जैसे पर्टिकुलर पहाड़ पे कैसी सिचुएशन है किसी एरिया में और कितनी बारिश को वो झेल सकता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि एक दिन की बारिश से कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार बारिश होना तो फिर लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। तो ये डेटा हो ना कि इतनी बारिश आए तो ये जो पहाड़ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो इससे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है। और ज़्यादातर जो लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं ना वो बारिश की वजह से ही आ रहे हैं। भूकंप तो आपको भी पता है, भगवान ना करे आए भी, और आए भी नहीं है पिछले 2 दशकों में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोई मेजर लैंडस्लाइड नहीं आया है अर्थक्वेक की वजह से लास्ट 10-20 सालों में। कुछ संस्थान जो काम कर रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम पे वो इस प्रकार से हैं, जैसे CBRI, IIT रुड़की है, IIT मंडी है। कंक्लूजन इसका यही निकलता है, देखो आप ना टेरेन की एबिलिटी जरूर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से पहले, कि वो टेरेन, वो पहाड़ ज़्यादा बर्डन को, ज़्यादा लोड को झेल पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो पहाड़ वीक हैं ऑलरेडी, उनका देखो बढ़िया से रेगुलेशन होना चाहिए। सरकार स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे कि ये पहाड़ जो है वो वीक है, यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई इलीगल या फिर लीगल कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लैंडस्लाइड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में वाटर सेक्टर को रेगुलेट करने से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में और हमारे देश में भी ना अभी वाटर क्राइसिस है। कुछ समय पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी वाटर क्राइसिस के बारे में, और इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा था कि आने वाले समय में हमारे देश की 21 बड़ी सिटीज़ आउट ऑफ वाटर हो जाएंगी। मतलब इन 21 बड़ी सिटीज़ में ज़मीन के नीचे पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इन 21 सिटीज़ में बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब बड़ी सिटीज़ भी शामिल हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था, देश में देखो अभी 600 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो हाई से लेके एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 आते आते देश की GDP को 6% तक का नुकसान होगा पानी की कमी की वजह से। पानी आपको पता है हर जगह यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में, पीने के लिए। तो 2030 तक सिचुएशन यही रही तो पानी की कमी की वजह से देश की GDP को 6% का नुकसान होगा। ये 3 फैक्ट्स आप हमेशा याद रखिए नीति आयोग की रिपोर्ट के। जब भी वाटर क्राइसिस के बारे में आपको लिखना हो, ये 3-4 फैक्ट लिख दीजिए उसी समय। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो कई सारे देशों ने ना
अलग अलग सॉल्यूशन अपनाए हैं वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। कई सारे देशों ने ना इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण किया है, मतलब अलग से एक बॉडी हो जो देश में वाटर की प्रॉब्लम को समझे और उसे एड्रेस करे। अभी देखो सरकार के अंडर वाटर डिपार्टमेंट आता है तो सरकार ना बहुत बार पॉलिटिक्स के चलते फैसले लेती है, जैसे फ्री वाटर दे दिया, जबकि फ्री वाटर देने की वजह से वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर वाटर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स के दबाव में आए बिना फैसले लेगी तो वो बढ़िया फैसले लेगी, समझ गए? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता क्यों है, तो आप कई सारे कारण बता सकते हो। जैसे इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, वो देखो पानी के दाम ना बिल्कुल सही ढंग से डिसाइड करेगी, ना तो इतना ज़्यादा बढ़ाएगी कि गरीब आदमी पानी को अफोर्ड ना कर सके, और ना ही वो फ्री में पानी बांटेगी जिससे कि पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो। दूसरा, अगर देखो इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो वो ना राजनीति से दूर रह के काम करेगी। अगर कोई नेता अपने एरिया में फ्री पानी देने का वादा करता है और वाटर डिपार्टमेंट पे दबाव डालता है कि भैया पानी फ्री दो, बट देखो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी तो वो बोलेगा नहीं, हम अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड करेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं। इसके बाद अगर इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो वाटर मैनेजमेंट से संबंधित सही फैसले लिए जाएंगे, जैसे पानी के पाइप्स खराब हैं तो उनको बदलना, इसके अलावा वाटर को रिसाइकल करना है उसके लिए फंड्स चाहिए, तो बढ़िया से डिसाइड करेगी इंडिपेंडेंट बॉडी की हाँ यहाँ पे अभी पाइप लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे पानी की कमी है तो पानी को रिसाइकल करना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे पानी को कंजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, बचा के रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दूसरे सोर्सेज बहुत कम हैं। और अगर देखो इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो पानी के क्षेत्र में ना इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगी, प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगी क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ यार अब मौका है, क्योंकि सरकार के पास में जब वाटर डिपार्टमेंट था, सरकार की चलती थी, तो फिर सरकार अपनी मनमानी करती थी और रिस्क था। लेकिन अब इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी इवन हमारे इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सारे फायदे हैं अगर एक इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इंडिया में अलग अलग कमेटीज़ की रिपोर्ट में और पॉलिसीज़ में बोला गया है कि अलग से एक ऑटोनोमस वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करो। जैसे 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी ना, उसमें ये बोला गया था कि एक ऑटोनोमस वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करो जो पानी के लिए फेयर प्राइसिंग डिसाइड करें और जितना कॉस्ट आ रहा है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में कम से कम वो रिकवर करें। फिर देखो 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई 2015 में, इन्होंने भी रिकमेंड किया कि स्टेट को ना अलग अलग राज्यों को स्टैट्यूटरी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, यानी एक एक्ट बना के एक इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ताकि देखो वो बॉडी रैशनैलिटी के साथ में डिसाइड कर सके डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी की क्या प्राइसिंग होगी, एग्रीकल्चर के लिए पानी की क्या प्राइसिंग होगी, इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए पानी की क्या प्राइसिंग होगी, और वो ये सब सोच समझ के डिसाइड करे रैशनली। सरकार कई बार ना रैशनल डिसीजन नहीं लेती, सरकार पॉलिटिकल गेन्स के लिए फैसले लेती है। तो देखो बार बार ये बात बोली गई, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना जो एक्ट लेके आया इस प्रकार की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए 2005 में। एक्ट का नाम था वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी। बाद में ये अलग अलग राज्य एक्ट लेके आए, बट देखो इतने सारे राज्य एक्ट लेके आए इस प्रकार की बॉडी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे अभी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। बाकी जगह तो वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी नहीं है। राइटर कहते हैं जब हम बात करते हैं ना कि एक इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी हो तो उसको क्या फंक्शन दिए जाएं, उसको देखो 3 तरह के फंक्शन दिए जाएं। वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 तरह के फंक्शंस दिए जाएं। सबसे पहले कोर फंक्शंस, दूसरे नंबर पे रिकमेंडेटरी फंक्शंस और तीसरे नंबर पे एडवाइजरी फंक्शंस। ऐसे समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। एग्जांपल देने से ना चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। जैसे कोर फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस हैं, वो देखो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ये रहेंगे, पानी की प्राइसिंग तय करना, पानी की क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है उसे सेट करना कि हाँ भाई इस क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए इस TDS के साथ में, डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सोल्व करना। ये कोर फंक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी के।
रिकमेंडेटरी फंक्शंस में आएंगे, जैसे देखो वाटर के ना नए नए सोर्सेस डेवलप करना। जैसे जो ये रेगुलेटरी बॉडी है सरकार को बोल सकती है कि भाई ये 2 रिवर्स को आपस में जोड़ दो तो इस एरिया में पानी मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये रिकमेंडेशन वाला फंक्शन है। आप और एग्जांपल लीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए पॉलिसी सजेस्ट करना, मतलब वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी सरकार को बोल सकती है कि नई जो बिल्डिंग्स बन रही है ना उसके ऊपर आप रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए सिस्टम कंपलसरी कर दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए। तो ये क्या है, ये रिकमेंडेटरी फंक्शन है। और सबसे लास्ट में एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन में जैसे देखो सरकार कोई नई पाइपलाइन बिछाना चाहती है तो राय ले सकती है वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी से कि यहाँ पे पाइपलाइन बिछानी चाहिए नहीं बिछानी चाहिए। तो ये होगा एडवाइजरी फंक्शन। अब समझ गए ना आप, कोर फंक्शन कौन से, रिकमेंडेटरी फंक्शन कौन से, एडवाइजरी फंक्शंस कौन से। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ना अभी ना अलग अलग राज्यों में ना कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 4 राज्यों में वाटर रेगुलेटरी बॉडी संबंधित कानून है और बाकी राज्यों में एक्ट बन गया है लेकिन बॉडी नहीं बनी है। तो अलग अलग राज्य में ना सिचुएशन अलग अलग है। अलग अलग राज्य में वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, बट ना यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सभी राज्यों में जो ये वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी हो उसके फंक्शंस सेम हो, सेम पावर्स हो, रेगुलेटरी बॉडी में जो मेंबर्स हों उनके चुने जाने की प्रोसीजर भी सेम हो, सेम होना चाहिए। सेम देखो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक मॉडल एक्ट बना के छोड़ दे और सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉडल एक्ट को फॉलो कर लें सभी स्टेट्स अपने अपने राज्य में। ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो जिन राज्यों ने वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी संबंधित कानून बनाया भी है ना तो वहां पे दिक्कत ये है कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है कि कैसे वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा। सरकार अपने बंदों को लगा देती है और फिर वो सरकार के बंदे सरकार की ही बात इनडायरेक्टली मानते हैं, समझे। तो ना एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होगा। और होता यह है वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन किसी ब्यूरोक्रेट को ही बना दिया जाता है तो फिर वो सरकार की ही बात मानता है और बॉडी इंडिपेंडेंट ढंग से काम नहीं कर पाती। और जिन राज्यों ने ये बॉडी बनाई है ना वहां पे इस बॉडी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे महाराष्ट्र में वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसकी कोई मीटिंग हुई है तो मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड हुआ है सारी डिटेल्स वेबसाइट पे डाली जानी चाहिए ना। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे आप हरियाणा का एग्जांपल लीजिए, हरियाणा की वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने पानी के एक नए प्रोजेक्ट को अप्रूव किया लेकिन बाद में पता लगा कि प्रोजेक्ट में करप्शन हुआ है और इसलिए हरियाणा की वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। लेकिन किसने करप्शन किया, कौन जिम्मेदार है, क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? नहीं हुई। तो पॉइंट ये है वाटर रेगुलेटरी बॉडी में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। इसके बाद राइटर बोलते हैं जिन राज्यों में ये बॉडी बनी ना उन राज्यों में वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोर फंक्शंस भी नहीं दिए गए। कोर फंक्शंस जैसे देखो कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे एग्जांपल के तौर पर अब दिल्ली में पानी की क्वालिटी खराब होने पर भी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना तो मेन फंक्शन होना चाहिए ना वाटर रेगुलेटरी बॉडी का। दूसरा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना। फॉर एग्जांपल बिहार में पानी में ना आर्सेनिक का जो लेवल है ज़्यादा हो गया लेकिन इसके बावजूद वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट नहीं किए कि पानी में आर्सेनिक का जो लेवल है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कोर फंक्शंस हैं। डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में डिफरेंस है उन्हें सुलझाना, ज़्यादा कंपनीज आए वाटर मैनेजमेंट में वो कंपटीशन प्रमोट करना। तो ये सारे कोर फंक्शंस हैं लेकिन वाटर रेगुलेटरी बॉडीज इन कोर फंक्शंस को नहीं अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि सरकार उन्हें ये कोर फंक्शंस दे नहीं रही है एक्ट के थ्रू। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो 2 चीज़ें हैं, एक तरफ है मार्केट बेस्ड अप्रोच, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। लेकिन सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा तो देखो पानी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सिर्फ अमीर लोग पानी को अफोर्ड कर पाएंगे, गरीब लोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट सोशल कमिटमेंट। गवर्नमेंट सोशल कमिटमेंट मतलब आप पानी फ्री कर दो क्योंकि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते।
राइटर कहते हैं दोनों के बीच में ना एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। मतलब गरीब लोगों को पानी भी मिले लेकिन पानी की वेस्टेज भी ना हो, दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करो। लास्ट में 4 सजेशंस हैं, जल्दी से बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक ड्राफ्ट मॉडल बिल लेके आए इस सब्जेक्ट पे, और स्टेट गवर्नमेंट्स से कंसल्ट करके लेके आए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को यूं ना लगे कि वाटर तो देखो स्टेट सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे डोमेन में घुस रही है। नेक्स्ट, जो मॉडल बिल सरकार लेके आए ना उसमें सारी डिटेल्स हो, क्या फंक्शन दिए जाएंगे वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को, उनको आज़ादी दी जाएगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी अगर कोई गलती निकलती है, क्या पावर दी जाएंगी, रिलेशनशिप कैसे होगी उस अथॉरिटी की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होगा, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, रिमूव कैसे किया जा सकता है मेंबर्स को, अलग से एक रेगुलेटरी फंड इस्टेब्लिश किया जाए, ये सारी डिटेल्स होंगी उस ड्राफ्ट मॉडल बिल में, समझे। और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक बड़ी स्टेट वाटर रेगुलेटरी काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगी वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए। फिर राइटर ये बोलते हैं, चूंकि देखो वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इशू पे कानून बनाना है ना, तो या तो आर्टिकल 249 या फिर आर्टिकल 252 की सहायता से बना सकती है। पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये आर्टिकल, लेकिन मुझे पता है याद नहीं होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, बता देता हूं। देखो आर्टिकल 249 के हिसाब से अगर राज्यसभा को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को किसी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना चाहिए, तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है। इसके बाद पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है और वो फिर सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा। ये है आर्टिकल 249। और आर्टिकल 252 ये देखो थोड़ा अलग है। इसके हिसाब से अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स चाहते हैं कि किसी स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाए, तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, फिर पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, जो सिर्फ देखो उन राज्यों में एप्लीकेबल होगा जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। तो ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 252। तो इन आर्टिकल्स का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू पे कानून बना सकती है, अदरवाइज नहीं बना सकती, क्योंकि वाटर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। सबसे लास्ट सजेशन ये है, देखो पानी को बचाना है ना, और वाटर सेक्टर में इंडिपेंडेंट रेगुलेशन लेके आना है, तो हर एक लेवल पे ना पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, साइंस में सेल्फ रिलायंस के लिए रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स का ओपन एक्सेस होना जरूरी है, इस इशू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन 2 टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे जैसे देखो इंडिया का दबदबा इकोनॉमी में बढ़ रहा है ना, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इंडिया पैरेलली साइंस में भी अच्छा करता जा रहा है। हाल ही में एक फेमस जर्नल है नेचर, इन्होंने इंडिया की तारीफ की कि इंडिया साइंस में बढ़िया ग्रो कर रहा है। आज देखो आउटपुट के मामले में ना, हम रिसर्च आउटपुट की बात कर रहे हैं, आज के समय में रिसर्च आउटपुट के मामले में इंडिया का जो साइंस इकोसिस्टम है ना, पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है। आप बोलोगे सर रिसर्च आउटपुट का मतलब तो बताओ, मतलब कितने आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सब पब्लिश होते हैं हमारे देश में। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, और क्वालिटी के मामले में इंडिया 11वें नंबर पे है नेचर इंडेक्स में। क्वालिटी कैसे पता लगती है, जैसे इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया, ऐसा तो नहीं है वो पेपर सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दे दिया, उसमें गाने लिख रखे हैं, तो वो क्या फ़ायदा उस पेपर को पब्लिश करने का। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना पेपर पब्लिश होता है। हाँ बात सही है, लेकिन थोड़ा बहुत करप्शन देखो चलता है। और मतलब क्वालिटी का मतलब ये है कि दूसरे जो रिसर्चर्स हैं वो कितना आपके पेपर को, आपके जर्नल को साइट कर रहे हैं, पीयर रिव्यू में बढ़िया बता रहे हैं, तो इससे पता लगता है क्वालिटी का। तो क्वालिटी के मामले में इंडिया का साइंस इकोसिस्टम 11वें नंबर पे है। 2014 से 2021 के बीच में हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ के 760 से 1013 हो गई। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखो ऐसी हैं, नाम की यूनिवर्सिटी हैं, बेसिक लेबोरेटरी भी नहीं है, और लेबोरेटरी में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो भी नहीं है। और तो और देखो रिसर्चर्स को ना रिसर्च करने के लिए जो ये फेमस जर्नल्स हैं जैसे नेचर है, इनका ना एक्सेस चाहिए होता है। जैसे हम द हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रिसर्चर्स को भी इन जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अब देखो
जो ये आईआईटी है, आईआईएससी है, इनको तो सरकार बहुत फंडिंग देती है। अब वहाँ पे तो इस प्रकार के जर्नल्स की जो एक्सेस है वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आईआईटी वाले, आईआईएससी वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। लेकिन जो गरीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हरियाणा की कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि अपने स्टूडेंट्स को इन महंगे महंगे जर्नल्स का एक्सेस लेके दे दें, सब्सक्रिप्शन लेके दे दें। तो इस गैप को फिल करना ज़रूरी है। सरकार ने कोशिश की है, जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप फिल करने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई, आई स्टेम। आई स्टेम क्या है? जैसे देखो हमारे देश में जो भी सरकारी लैब है ना, सरकारी फैसिलिटीज़ हैं, उन सब की डिटेल्स ना एक वेबसाइट पे डाल दो। अब आईआईटी दिल्ली का कोई रिसर्चर है, उसको ना कोई रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के लिए आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर को चाहिए माइक्रोस्कोपी फैसिलिटीज़, जो नहीं है आईआईटी दिल्ली में माइक्रोस्कोपी फैसिलिटीज़। लेकिन ना वो रिसर्चर आईआईटी दिल्ली वाला ये आई स्टेम वेबसाइट पे सर्च मारेगा कि हमारे देश में ये फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे है, सरकारी फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इस आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिली इस वेबसाइट पे कि ये तो देखो आईआईएससी बेंगलोर में है। तो इस वेबसाइट पे ही आईआईटी दिल्ली का रिसर्चर जो है ना वो अप्लाई कर देगा कि मुझे भैया आपकी लैब को एक्सेस करना है 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए। तो आईआईएससी बेंगलोर वाले ना उस रिसर्चर को अनुमति दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, डिटेल्स लेके कौन सी प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हो। तो इस प्रकार से रिसर्चर्स ना आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं इस आई स्टेम वेबसाइट के थ्रू। ये बढ़िया इनिशिएटिव है। और सरकार एक और अच्छी चीज़ लेके आई। सरकार कहती है कि हमारे देश में ना अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ये महंगे महंगे जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। क्यों ना हम ना एज ए कंट्री नेगोशिएट कर लें इन बड़ी जर्नल वाली कंपनीज के साथ में कि भैया आप हमारे पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ को सब्सक्रिप्शन दे दीजिए और उसके लिए पैसा हम आपको एक साथ दे देंगे। फॉर एग्जांपल 1500 करोड़। पॉइंट समझ गए ना? अभी क्या है, आईआईटी दिल्ली अलग से सब्सक्रिप्शन ले रही है, फॉर एग्जांपल नेचर जर्नल का, उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ दे दिए। आईआईटी बेंगलोर अलग से सब्सक्रिप्शन ले रही है। तो सरकार कहती है यार यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग नेगोशिएट ना करें, हम ही एज ए इंडियन गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जर्नल्स के साथ में नेगोशिएट कर लेते हैं और एक अमाउंट दे देंगे इनको, ताकि देश की सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन हरियाणा, इलाहाबाद जैसी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ भी, तो सबको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, और हम एक ही बार में पेमेंट कर देंगे साल का 1500 करोड़। 2019 में ये आइडिया आया था। आइडिया अच्छा है, लेकिन राइटर को अच्छा नहीं लगता। राइटर कहते हैं देखो पहली बात 2019 में ये आइडिया आया था, तब से लेके अभी तक काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। राइटर कहते हैं पिछले 5 सालों में ना एक मुहिम चली है कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस से ये जर्नल पब्लिश हुए हैं ना, उन्हें ओपन एक्सेस में डाला जाए। समझ गए? मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के रिसर्चर्स ने कोई जर्नल पब्लिश किया है ना, तो उसे ओपन एक्सेस में डाला जाए, ऐसी मुहिम चली है। तो हुआ ये है 2022 आते आते पहले 38% ओपन एक्सेस में थे ये अलग अलग पब्लिकेशंस, अब 50% ओपन एक्सेस में आ चुके हैं। अब इतने ज़्यादा जर्नल्स पहले की अपेक्षा करते अब ज़्यादा ओपन एक्सेस में आ चुके हैं। तो राइटर कहते हैं रेट कम होना चाहिए, पहली तो बात। चलो ये तो एक पॉइंट है, रेट कम होना चाहिए। दूसरा राइटर ये कहते हैं ये जो पब्लिकेशंस है ना जो सब्सक्रिप्शन बेचती हैं, ये देखो गारंटी भी नहीं लेती कि हम ना अलग अलग जर्नल्स संभाल के रखेंगे। राइटर कहते हैं 2015 से लेके अभी तक ना 17,000 के आसपास जो जर्नल्स हैं ना वो इंटरनेट से गायब हो चुके हैं। तो इन कंपनीज को ये प्रॉफिट कमाती हैं, सब्सक्रिप्शन बेचती हैं, तो कम से कम संभाल के तो रखना चाहिए ना अलग अलग पुराने पेपर्स को, जर्नल्स को। लेकिन ये संभाल के भी नहीं रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सरकार रेट नेगोशिएट करे। और दूसरा राइटर अपनी तरफ से ये बोलते हैं देखो हमारे देश में जो भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनमें ना एक चीज़ आप कंपलसरी कर दो। यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्चर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा ना, तो वो उसकी एक कॉपी यूनिवर्सिटी की डिपॉजिटरी में डालेगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की जो ड्राइव का लिंक है उसमें डाल देगा जो भी पेपर उसने पब्लिश किया है। और देश में सभी
जो सरकारी फैसिलिटीज़ है ना, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, सभी का ड्राइव का लिंक जो है वो पब्लिक डोमेन में होगा। मतलब कि अपने आप ही जो सरकारी फैसिलिटीज़ के रिसर्चर्स हैं ना, वो सारा कुछ अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिक डोमेन में डालते जाएंगे। इसे बोला जाएगा ग्रीन ओपन एक्सेस। ग्रीन ओपन एक्सेस कि जो भी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने पेपर पब्लिश किया, यूनिवर्सिटी की डिपोजिटरी में आप डाल दो। और मीनवाइल देखो, इंडिया के पास में तो इतनी आईटी पावर है। मीनवाइल इंडिया ऐसा कोई वेबसाइट या फिर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे कि जिस पे ना ये सारे जो ओपन एक्सेस वाले रिसर्च पेपर्स हैं ना, वो मौजूद रहें। इसका फायदा सबसे ज़्यादा रहेगा ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज़ को, जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, वो इस वेबसाइट पे जाके सभी रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर देगा जो इंडिया बना सकता है। समझ गए? तो असली जो हमारा कंपटीशन है वो ग्लोबल नॉर्थ में इन पब्लिकेशंस के साथ में है। ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप कंट्रीज़ की ये पब्लिकेशंस हैं जो बहुत पैसा कमाती हैं। इंडिया अपनी तरफ से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे, फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना दे जहां पे सारे फ्री वाले जो आर्टिकल्स हैं वो मौजूद रहें। सभी गरीब देशों को फायदा होगा, इंडिया की गुडविल क्रिएट होगी, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट में देखो, ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो वाटर रेगुलेशन से संबंधित और दूसरा लैंडस्लाइड से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।